प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच स्वायत्तशासी महाविद्यालय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने देश अर्थात भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में आप सभी को अवगत कराऊंगा। भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में आप सभी को अवगत कराऊंगा। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का भौगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। विद्यार्थियों, अपना देश भारत अनेक विषमताओं से घिरा हुआ देश है। अनेक भौगोलिक संपदा से, अनेक प्राकृतिक संपदा से घिरा हुआ देश है। आइए, जो इस भारत का भौगोलिक परिचय है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग नजर डालते हैं। भारत के भौगोलिक परिचय पर हम सभी लोग जो इसके प्रमुख बिंदु हैं, उन पर नजर डालते हैं। विद्यार्थियों, हमारा भारत एक महान देश है। हमारा देश भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति, इस भारत देश की सभ्यता और संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। एक बार हम दोबारा इस शब्द को दोहरा रहे हैं कि हमारा देश भारत एक बहुत महान देश है, बहुत बड़ा महान देश है, और इसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव है। इसकी विशालता ने ही इसे, भारत देश की विशालता ने ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत देश की विशालता ने ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यह देश भारत, यह एशिया महाद्वीप के, यह देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर इसकी स्थिति को देखा जाए तो यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित देश है। यह स्वयं में एक महाद्वीप, भारत देश स्वयं में एक महाद्वीप दिखता है। यह विश्व का एक ऐसा अकेला देश है, भारत विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जिसका नाम, भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। जिसका, भारत जो है विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जिसका नाम जो है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका, अगर इसके भारत के प्राचीन नामों को देखा जाए,
अगर भारत के प्राचीन नामों को देखा जाए तो भारत के प्राचीन नाम है आर्यावर्त। उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम रखा गया। जो आर्यावर्त नाम भारत का पड़ा, यह उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम रखा गया, आर्यावर्त। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत, जो आर्य थे, इनके राजा बहुत शक्तिशाली राजा थे भरत, और भरत के नाम पर ही ये भारतवर्ष कहलाया। भरत आर्यों के बहुत शक्तिशाली राजा थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, वैदिक आर्यों के निवास स्थान, वैदिक आर्यों के निवास स्थान सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों के निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान के नाम से ईरानियों ने संबोधित किया। यूनानियों ने सिंध को इंडस, यूनानियों ने सिंध को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। यूनानियों ने सिंध को इंडस तथा इस देश के निवासियों को इंडिया कहा। आज यह प्राचीन परंपरा के अनुरूप, विद्यार्थियों, आज यह प्राचीन परंपरा के अनुरूप अगर देखा जाए तो यह भारतवर्ष के नाम से यह देश भारत जाना जाता है, जो अपनी विशाल स्थिति के कारण भी इसकी अलग अपनी छाप है। इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात उपमहाद्वीप के नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया होगा नाम के बारे में। हम इसके जो भारत का भौगोलिक परिचय है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, उन बिंदुओं को आधार मानते हुए आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। विद्यार्थियों, भारत की आकृति अगर देखा जाए तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी एशिया, अगर एशिया को हम 4 भागों में बांटते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यह देश अपना भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। इसके पूर्व में, अर्थात भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप तथा पश्चिम में
अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत देश को अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए विद्यार्थियों, भारत देश को अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थान रखता है। यानी भारत देश अपना जो है, इसको अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो फिर ये उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर अपना देश भारत को देखा जाता है तो ये पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति में रखता है यह देश। समूचा भारत देश में अगर हम जलवायु के दृष्टिकोण से इसको देखें विद्यार्थियों, अगर हम जलवायु के दृष्टिकोण से भारत को देखें तो समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले, समूचा भारत लगभग मानसूनी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी भारत देश को अगर हम मानसूनी दृष्टिकोण से देखें तो पूरा देश लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय, जिसका विस्तार उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों कटिबंधियों में है। अगर कटिबंधों के आधार पर भारत देश की स्थिति को देखा जाए तो यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय दोनों कटिबंधियों में यह देश है। इस देश का क्षेत्रफल, इस देश का अर्थात भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत देश का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ देश है विद्यार्थियों। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये देश भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह देश है। एक बार हम दोबारा इसको बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं कुछ तकनीकी समस्या से आवाज प्रभावित हो गई थी, तो एक बार हम इसको दोबारा चर्चा कर रहे हैं बहुत संक्षेप में। विद्यार्थियों, जो अपना देश है भारत, यह भारत देश एक महान देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं मानव। इसकी विशालता को देखते हुए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है अपना देश भारत, पर स्वयं एक महाद्वीप जैसी इसकी आकृति दिखती है। यह विश्व का एक ऐसा अकेला देश है जो हिंद महासागर के नाम से इसका नाम जुड़ा हुआ है। अगर नाम के दृष्टिकोण से देखें विद्यार्थियों तो प्राचीन में इसका नाम आर्यावर्त, उत्तर में बसने हुए आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के राजा थे भरत,
जो एक शक्तिशाली राजा थे, उनके नाम पे इसका नाम भारत रखा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो था वो सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था विद्यार्थियों, वो सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश में रहने वाले लोगों को और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंध को इंडस, यूनानियों ने, ये तो ईरानियों ने कहा था, अब यूनानियों ने क्या कहा, यूनानियों ने सिंध को इंडस तथा इस देश के निवासियों को इंडिया कहा। आज ये प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो इस देश का नाम भारतवर्ष नाम से जाना जाता है विद्यार्थी। अगर इसकी आकृति और संरचना के दृष्टिकोण से भारत को देखा जाए विद्यार्थियों, तो भारत देश की आकृति जो है यह चतुष्कोणीय है। भारत देश की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। यह देश दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप। भारत का अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इसको, तो भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती भाग में स्थित अपना देश भारत है। समूचा जलवायुक दृष्टिकोण से अगर भारत देश को देखा जाए तो जलवायु दृष्टिकोण से अगर भारत को देखा जाता है तो यह मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाला अपना देश भारत है। इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण, इसका विस्तार विद्यार्थियों उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसका क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है अपने देश भारत का। विद्यार्थियों अगर विश्व में इसके क्षेत्रफल से इसका तुलना किया जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह देश अपना देश भारत, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अपना देश भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इससे भारत देश से बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं। कौन कौन से हैं, एक बार हम दोबारा बोल रहे हैं, आप सुने उनको। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये कैसे देश हैं, 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से यह देश बड़े हैं। भारत से यह देश बड़े हैं। देश का अगर विस्तार देखा जाए अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस प्रकार से हम देश की सीमाओं की लंबाई को अगर देखते हैं तो देश का विस्तार विद्यार्थियों उत्तर से दक्षिण दिशा में ये 3,214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई 3,214 किलोमीटर लंबाई है इसकी, तथा यानी उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें लंबाई को तो 3,214 किलोमीटर लंबाई। और अगर हम पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई को विद्यार्थियों देखते हैं तो ये लंबाई है 2,933 किलोमीटर, यानी पूर्व पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर की लंबाई है पूर्व पश्चिम की, और उत्तर दक्षिण की लंबाई है विद्यार्थियों अपने देश भारत की 3,214 किलोमीटर। क्षेत्रफल इसका है 32,87,200
वर्ग किलोमीटर। विश्व में ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। इससे बड़े देशों में देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं, जो छह देश हैं। और भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उत्तर दक्षिण की लंबाई को अगर देखा जाए तो उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम की लंबाई को अगर देखा जाए तो पूर्व पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को विद्यार्थियों देखा जाए तो अपना देश भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका मानक समय जो है, मानक समय कहाँ से लिया जाता है विद्यार्थियों? मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। इसका मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य लिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। यहीं से भारत का मानक समय लिया जाता है। यह मानक समय ग्रीनविच से, यह मानक समय विद्यार्थियों ग्रीनविच समय से अगर देखा जाए तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह मानक समय जो हमारा है, और अगर इस मानक समय को विद्यार्थियों देखा जाए तो यह मानक समय ग्रीनविच जो विश्व का मानक समय बताता है, उस मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के स्थलीय सीमा, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ध्यान दें विद्यार्थियों, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई, और मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा, द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर भारत का मानक समय के बारे में आपसे पूछा जाए तो भारत का मानक समय क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में आपसे परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए तो भारत का मानक समय 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत का जो मानक समय है
पूरे संपूर्ण भारत का एक मानक समय है, वह उत्तर प्रदेश के राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहर प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरता है। साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से यह काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। विद्यार्थियों, कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से लगभग होकर गुजरता है। और यह भी प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर, भारत के किन किन राज्यों से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उसमें कुल 8, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उसमें कुल 8 राज्य आते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा, विद्यार्थियों ध्यान दें, ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक बार हम दोबारा उन राज्यों को बोल रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। और वो कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। इस बात को याद रखें, ये आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। साथ ही साथ विद्यार्थियों, यह प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो भारत का मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। साथ ही साथ कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वे कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से गुजरती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? वो रांची है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? उसे शून्य रेखा कहते हैं। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी रेखा, कौन सी उपमा दी जाती है? उसे किस नाम से कहते हैं? शून्य रेखा के नाम से पुकारते हैं। एक प्रश्न और आता है कि भारत का कौन सा राज्य है, ध्यान से सुने, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ऐसा है भारत का जो 3 तरफ से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत पूर्वी राज्य जिसकी लंबाई कितनी है? 1225 किलोमीटर। कितनी लंबाई है जो भारत की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है? 1225 किलोमीटर। कितनी विद्यार्थियों? 1225 किलोमीटर की सीमा जो है
लगी हुई है भारत और पाकिस्तान की। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के या किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? वो है अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं हमारा ये जो वीडियो है ये भारत के भौगोलिक चीजों के बारे में आपको बहुत लाभप्रद हो रहा होगा। अब इसी क्रम में विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा विस्तार कितना है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा का विस्तार कितना है? तो सबसे पहले आइए भारत बांग्लादेश सीमा। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, सीमा विस्तार है, वो अगर देखा जाए तो 4096.7 किलोमीटर, यानी भारत और बांग्लादेश जो हर समय कहीं ना कहीं हमारा दो देशों से बहुत विवाद बना रहता है, एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ हमारा बांग्लादेश से हर समय कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है सीमा को लेकर, और बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे भारत में आते हैं। दूसरी तरफ हमारा देश एक पाकिस्तान देश है, भिखमंगा देश कह सकते हैं, कटोरा देश। वो अक्सर जो है यहाँ अपने यहाँ से आतंकवादियों की फैक्ट्री जो चला रहा है वहां से आतंकवादियों की सप्लाई करता है। तो इन दोनों तरफ से सीमाओं में, दोनों तरफ की सीमाओं पर हर समय हरकत कुछ ना कुछ हुआ करती है। तो इसी क्रम में विद्यार्थियों भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा को अगर देखा जाए, भारत और चीन की सीमा को अगर देखा जाए तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। भारत और पाक की सीमा अर्थात पाकिस्तान की सीमा अर्थात दुश्मन देश की सीमा, जो नंबर 1 का हमारा दुश्मन है, हर चीज में हस्तक्षेप करता है और आतंकवादी भेजकर हर समय कोई ना कोई हरकत करवाता है यहाँ। हालांकि जब से वर्तमान सरकार आई है तब से बहुत कुछ नियंत्रण में हुआ भी है, लेकिन जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वो 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर है भारत पाकिस्तान की सीमा। भारत नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार अर्थात बर्मा, भारत और बर्मा की सीमा को अगर देखा जाए तो यह है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान हमारा बहुत मित्र राष्ट्र है और कई मामलों में हम इनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं, चाहे सामरिक दृष्टिकोण से हो चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, जिसकी राजधानी थिम्पू है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मिला हुआ यह देश। भूटान देश की अगर सीमा देखा जाए तो भूटान देश की सीमा 699 किलोमीटर। भारत और भूटान देश की सीमा को अगर देखा जाए तो भारत और भूटान देश की सीमा 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर भारत और भूटान देश की है। अगला है भारत अफगानिस्तान की सीमा को अगर देखा जाए, ये ऊपर भारत जहां पाक
अधिकृत जो कश्मीर है, क्योंकि वो भी कश्मीर हमारा है, हालांकि उस पे हमारा दुश्मन देश जो पाकिस्तान है उसने कब्जा कर रखा है गलत तरीके से, लेकिन वो भी हमारा कश्मीर का हिस्सा है, वो भी हमारे कश्मीर का हिस्सा है। और आज नहीं तो एक दिन वो जरूर भारत में शामिल होगा। तो उस देश की सीमा को अगर देखें, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उससे अफगानिस्तान की भी सीमा ऊपर लगी हुई है, और वो सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा है। वो सीमा कितनी है? 106 किलोमीटर की। विद्यार्थियों, एक बार हम दोबारा आप सभी को बता रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर। हर समय विवाद बना रहता है। अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी अक्सर अपने अपने प्रिय राज्य हमारा जो है पश्चिम बंगाल, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत घुसे थे। वर्तमान नई सरकार जो बनी हुई है वो उनको खदेड़ने का प्रयास कर रही है, भगाने का प्रयास कर रही है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को अगर देखा जाए तो ये है 4096.7 किलोमीटर। याद रखना विद्यार्थियों, ये परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 4096.7 किलोमीटर। दूसरा है भारत चीन। भारत चीन है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। भारत और दुश्मन देश, कटोरा वाला देश भारत पाक, भारत और पाकिस्तान देश, ये है 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर। भारत और नेपाल की है 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार अर्थात भारत और बर्मा की सीमा को अगर देखा जाए तो है 1643 किलोमीटर। भारत और बर्मा की सीमा, म्यांमार की सीमा को अगर देखा जाए तो यह है 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान के देशों को सीमा को अगर देखा जाए, जो हमारा बहुत मित्र राष्ट्र है, राजधानी थिम्पू है, पूर्वोत्तर में है। भारत और भूटान, इसकी सीमा को अगर देखा जाए तो 699 किलोमीटर। भारतीय सीमा से भूटान की सीमा जो है 699 किलोमीटर, और भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। ये 106 किलोमीटर की सीमा कहाँ पड़ती है? जो भारत का पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जो भविष्य में कह सकते हैं कि हमारा होगा, निश्चित है हमारा होगा, उस पर पाक ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। कभी न कभी तो उसको हम, जो भारत का कश्मीर है उस कश्मीर से मिलना होगा। तो उस कश्मीर की सीमा से, पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, जो 106 किलोमीटर की सीमा है। विद्यार्थियों, तो ये भारत देश और उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं, जो कहीं न कुछ देशों की सीमाएं विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, और कुछ देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, जो जैसे आप भूटान, नेपाल, वर्मा, ये सब देश ऐसे हैं जिनसे हमारे मधुर संबंध कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये देश ऐसे हैं जो अपनी सीमाओं पर हर समय कुछ ना कुछ अप्राकृतिक रूप से कह सकते हैं हरकतें किया करते हैं। उधर बांग्लादेश बांग्लादेशियों को घुसेड़ा करता है, भेजा करता है इस देश में, भारत के विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से अभी तक पश्चिम बंगाल से, चूंकि उसकी सीमाएं लगी हुई थी,
और पश्चिम बंगाल की सीमा कुछ बॉर्डर इलाके ऐसे थे जहां पर बाढ़ वगैरह नहीं लगे थे। हालांकि अब जो वर्तमान सरकार, नई सरकार बनी है, वो उस जमीन को तुरंत जो है सेना के हवाले कर दिया है। और इस समय भारत की सरकार वहां पर पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाकर, चूंकि वह 22 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें कई हमारे ही देश के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम 22 किलोमीटर की दूरी पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा पूर्वोत्तर से संपर्क टूट जाएगा। और उसी समय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गरजे हुए थे, बताया था कि ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और उन्होंने बाद में धीरे धीरे बाड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। और हालांकि जो पश्चिम बंगाल था, यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, जो हाल में ही अभी मुख्यमंत्री पद से जबरदस्ती हटाई गई हैं, हट ही नहीं रही थी हारने के बाद, जनता के उसके निर्णय के बाद भी नहीं हट रही थी। तो वहां हरकतें ज्यादा होती थी। और दूसरा ये इलाका था पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी विद्यार्थियों हर समय वहां पर, चूंकि वो कटोरा वाला भिखमंगा देश है एक, और भिखमंगे देश क्या करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। जो जाहिल होते हैं 72 हूरों की कल्पना करते हैं, उनको इस तरह फैक्ट्री में डालकर और हर समय भारत के अंदर घुसेड़ने का प्रयास करता है। लेकिन भारत की सीमा पर डटे हुए मुस्तैद भारतीय सेना के जवान, जिन्हें सैल्यूट करता हूं, उन जवानों को जो हर समय मजबूती के साथ डटे रहते हैं, जिससे हम सभी लोग अंदर भारतीय सीमा के अंदर चैन की नींद सो सकते हैं। और सेना के जवान दिनों रात वहां पर डटे रहते हैं। तो ये हमारी सीमाएं हैं विद्यार्थियों। और ये सीमाएं जो है इन देशों से लगी हुई हैं, जिसमें कुछ हमने हमारे, जैसे मैंने बताया अभी, कि मित्र देशों की सीमाएं हैं और कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो कि कटोरा भिखमंगे और जाहिलों जैसे देशों की सीमाएं हमारे देश से लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि भौगोलिक संरचना ऐसी है कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन सीमाओं को नहीं बदल सकते हैं, पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। उनके विचारों को, जो दिमाग में उनके भर जाता है, उन विचारों को नहीं बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो मूल मूल चीजें भारतीय संदर्भ में जो इसकी मूल चीजें थी वो बताई। अब इसमें आता है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। विद्यार्थियों, भारत के अगर इसी बिंदु को देखा जाए तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, या कहीं कहीं किताबों में या कभी कभी परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में इसको ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, या जिसे उसके एक और नाम से ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। दूसरा, उत्तरतम, उत्तर की तरफ सबसे उत्तरी भाग में भारत की सीमा कौन सी, इंदिरा कॉल। भारत की उत्तर में सबसे उत्तरी सीमा पर क्या है, उत्तर काल। भारत के उत्तरी सीमा पर क्या स्थित है, उत्तर काल। भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर क्या विद्यार्थियों स्थित है, भारत के
उत्तरी सीमा पर, सबसे उत्तरी सीमा पर क्या है? इंदिरा काल। भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर क्या स्थित है? इंदिरा काल। पश्चिम में क्या स्थित है? जो गुजरात में पड़ता है, पश्चिम में क्या स्थित है? जिसको कहते हैं गौरमोता। भारत के सबसे पश्चिम इलाके में क्या स्थित है? उसको कहते हैं गोरमोता। और भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु में है किबिथु, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां है? किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या बुझे? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु विद्यार्थियों कहाँ है? किबिथु। किबिथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। एक बार हम दोबारा बोल रहे हैं, ध्यान से सुने विद्यार्थियों, कि भारत के दक्षिण सीमा पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? उसे इंदिरा पॉइंट या फिर ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी सीमा को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी सीमा को क्या कहते हैं? गोरमोता कहते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को गोरमोता, ये कहाँ है? गुजरात में। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को कहाँ कहते हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। और मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, एक प्रश्न और आता है जब भारत की सीमाओं के बारे में चर्चा होता है, तो एक चीज और विशेष रूप से आती है कि भारत का स्थलीय दक्षिण बिंदु कहाँ है और भारत का सबसे ज्यादा दूरी पर स्थलीय बिंदु कौन सा है। तो यहाँ जल से मिला हुआ और स्थल से मिला दो प्रकार के हैं। जो जलीय क्षेत्र से का स्थलीय बिंदु है, जो जल क्षेत्र में की सीमाओं में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु अर्थात उसको हम इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार कहते हैं। और मुख्य भूमि से जो मिला हुआ दक्षिणी पॉइंट है, उसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे, तो भारत के सबसे नीचे जहां वी आकार की इस तरह, जहां पर वी आकार की इस तरह सबसे नीचे क्षेत्र में, वहां पर आप क्या देखेंगे? इंदिरा पॉइंट। वहां पर सॉरी क्या देखेंगे? कन्याकुमारी। और जब आप द्वीपीय क्षेत्र में जल में देखेंगे, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? आपका इंदिरा पॉइंट या निकोबार द्वीप, या उसे क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार द्वीप। तो विद्यार्थियों, ये उम्मीद करते हैं कि ये भारत के जो सीमा और सीमा से लगे हुए जो देश हैं और उनकी देशों की चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, सॉरी, उनके बारे में आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ विद्यार्थियों, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में पता चल गया होगा कि कौन से क्षेत्र भारत के सबसे उत्तर में है, इंदिरा कॉल, भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, भारत के पूर्व में किबिथु, भारत के पश्चिम में गौरमोता। ये सब चीजें पता चल गई होंगी। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत के पूर्व से पश्चिम की सीमा की लंबाई कितनी है, यह महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया गया है। साथ ही साथ भारत की जलवायु कैसी है, भारत का स्थित विस्तार कैसा है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कैसा है विद्यार्थी, इसके बारे में आप सभी को अवगत कराया गया है। जो संक्षेप में, हालांकि अभी ये हमारा
इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, अर्थात भारत का जो भौगोलिक परिचय है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का जो परिचय है, ये फर्स्ट टॉपिक है। अभी इसमें सेकंड और चीजें हैं, उनको बताया जाएगा, जो हम आप सभी को अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भारत भारत की जो भौगोलिक संरचना है, उस भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने शुभचिंतकों तक भेजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और सामान्य भाषा में इसको भारत के बारे में जान सके, समझ सके, जो मैंने सामान्य बोलचाल की भाषा में आप सभी को बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी, डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारी इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी लोग उसका लाभ उठा सके। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत लाभप्रद वीडियो है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभप्रद है, बहुत जानकारी की वीडियो है। तो इस वीडियो का आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको कम समय में 50-52 मिनट में ही भारत के प्रमुख चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज तो जो हमारा ये वीडियो है, ये अभी इसका पहला भाग है। अभी हम इसके दूसरे भाग पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरी जो इसका सारगर्भित चीजें थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। उसको मैं आप सभी को दूसरे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आप सभी तक प्रभावी रूप में पहुंच रही हैं और आप सभी लोग इसका लाभ अच्छे से उठा रहे हैं। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि जीवन में खूब तरक्की कर सकें। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद कि आप सभी लोग जीवन में खूब सफल हों, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार से आप सभी को कोई परेशानी ना हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।